हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है। और हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को ना क्या है कि क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन स्किप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सब कुछ एकदम से पढ़ के बताने वाला, क्या एकदम से रिवीजन देखेंगे इसका, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है CS/RS होता है, ठीक है, जिसका GS+1+GS ये नेगेटिव फीडबैक के लिए हम लेते हैं। तो MS अगर यहाँ पे क्या है एक तरह का हमारे पास क्या है MS, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की तरह यहाँ पे TS सब लिख सकते थे, या MS लिखे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स देखते हैं इस डोमेन में, अगर CS का, तो CS अगर हम ट्रांसफर CS देखते हैं, आउटपुट देख रहे हैं, CS जो यहाँ पे आउटपुट है और RS जो हमारा इनपुट है किसी सिस्टम का, तो RS इंटू MS हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास अगर रिस्पॉन्स हम देखेंगे टाइम डोमेन में CT का, तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे। अगर RS इंटू MS का अगर लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ना सिस्टम है, वही जो हम बता रहे हैं कि नेगेटिव में, तो ये हमारे पास ना नेगेटिव फीडबैक कनेक्टिंग सिस्टम होता है। तो 1+GS=1+GS इंटू HS होता है। अगर पॉजिटिव होता तो 1GS=1 -GS इंटू HS होता है, ठीक है। ये हमारे पास OLTF के लिए है। अगर ये एक सिस्टम है, अगर MS से कोई सिस्टम है, अगर MS यहाँ पे, तो ये हमारे पास RS, अगर सिंपल इसी चीज़ को ना सिंप्लीफाई कर लिया है कि जैसे MS हम ले रखे थे 1+GS इंटू HS, इसको पूरे सिस्टम मान लिया, तो RS इंटू CS इसका, RS एज ए इनपुट एंड CS इंटू CS जो है हमारा आउटपुट है। हमारे पास ना कुछ सिग्नल होता है, जैसे कि स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, उसी का रैम्प सिग्नल, उसी का ना यूनिट रैम्प सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। अगर पैराबोलिक सिग्नल है ना, उसमें अगर 1 से मल्टीपल, मतलब कि वो सिंपल 1 है, तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और साइनोसॉइडल सिग्नल, हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या करके। स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होता है कि स्टेप सिग्नल मतलब देखो ये कि कुछ ना 1 वैल्यू के लिए अगर RT का वैल्यू ना क्या है कि RT का वैल्यू 1 होता है, टाइम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जो टाइम जो इस वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू में, जब टाइम का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो में ना ए अगर कोई वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि एक तरह का क्या है, ए इज़ यूनिटी। अगर ए यहाँ पे यूनिटी है तो दैट इज़ द स्टेप सिग्नल। ए इज़ यूनिटी मीन्स द स्टेप, इट इज़ यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर ए का वैल्यू 1 ले लोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा। अदरवाइज दैट इज़ द स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो RT=1, ये तुम्हारे पास स्टेप सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 1 वैल्यू होता है, और RT=0 लेस देन वैल्यू के लिए, इधर इस वाले वैल्यू के लिए सब लेस देन, जब T का वैल्यू ना टाइम अगर नेगेटिव में जाता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। रैम्प सिग्नल क्या होता है, अगर हम रैम्प सिग्नल को देख लेते हैं तो ये हमारे पास RT=80 होता है। यूनिट रैम्प सिग्नल के लिए ए का वैल्यू ना 1 अगर पुट कर दोगे तो ये 1 होगा। तो ये तुम्हारे पास रैम्प सिग्नल का यूनिटी रैम्प सिग्नल बोलते हैं इसको। अगर 1 पुट करोगे, A=1 पुट करते हो तो आर टाइम डोमेन में R(t)=80। टाइम जो है ना, ये हमेशा एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन की तरह जाता है, या लीनियरली बोले तो ये होता है तुम्हारे पास रैम्प सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल का मतलब होता है कि ये ना तुम्हारे पास RT=8T² हाफ की तरह जाता है। देखो जैसे कि 1 टाइम में 0.5, 2 टाइम में 2, तो ये तुम्हारे पास ना एक तरह से क्या हो रहा है कि हाफ में ट्रैवलिंग होता है एक तरह से। इसमें AT² होता है ये तुम्हारे पास। और हम कभी भी ना कोई भी स्टेप सिग्नल को इंटीग्रल करते हैं तो वो रैम्प सिग्नल देता है, रैम्प सिग्नल को इंटीग्रल करते हैं तो पैराबोलिक सिग्नल देता है। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम पैराबोलिक सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रैम्प सिग्नल मिलेगा, रैम्प सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टेप सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो स्टेप से रैम्प से 1/s², उसके बारे में देखते हैं। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, वो तुम्हारा 1 होता है। ये ना डेल्टा T=T वन T=0 एंड, तो इसको लेते हैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। जैसे ये देखो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक तो del(T)=A, ये इज, और इसको बोलते हैं कि टाइम इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है कि सिंपल है कि जो रैम्प सिग्नल होता है उसका वैल्यू 1 होता है। एज ये यहाँ से देख लो कि क्या होता है, स्टेप सिग्नल का अगर वैल्यू यूनिट स्टेप सिग्नल बोलता है तो 1/s हो जाएगा। इसका लाप्लास में टाइम डोमेन में 1 होता है, और यूनिट रैम्प बोलता है तो T होता है इन द लाप्लास इन द टाइम डोमेन एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन 1/s²। यूनिट पैराबोलिक का T²/2 होता है, जिसको T²/T अगर होता है तो इसके पैराबोलिक सिग्नल है 1/3, 1/s, 1/s², 1/3, ये होता है इम्पल्स का 1 होता है, ठीक है। 4 याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट होता है चारों सिग्नल। और स्टेप सिग्नल अगर ए होता है तो ये मल्टीपल A/s(80) है तो A/s², AT² है तो A/s³ हो जाएगा। सिंपल ए का मल्टीपल हो रहा है तो वो पैराबोलिक सिग्नल के लिए ये स्टेप जो यूनिट की बात करते हैं तो सिंपल क्या है, एक जितने भी ए की वैल्यू है उस पर 1 पुट कर दोगे तो दैट इज, ठीक है।
अगर कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हुआ तो मतलब सी टी बाई अगर आर एस है हमारे पास, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे हम अगर देखते ना 1 मिनट कि यहाँ पे अगर हमारे पास था कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो क्या हो जाता है सी एस बाई आर एस। तो यहाँ से हम आर एस क्या हो जाता है, आर एस 1 हो जाता। तो जो सी टी का जो यहाँ से जो सी एस का ना अगर टाइम डोमेन में निकालते हो सी टी वैल्यू, तो सिंपल क्या हो जाता है यहाँ पे सिर्फ एम एस हो जाता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज गिव द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है वही ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं लाप्लास इनवर्स का, एम एस यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है पूरा ये। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है किसी भी ना, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास ना ऑर्डर जो होता है स्पेसिफिक बहुत ओपन लूप एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या होता है सिंपल, जो डिनोमिनेटर्स के पॉलिनोमियल्स को निकालते हैं ना, जो पोल्स कितने पोल्स जो है वो लाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लिखते हैं 1 + GS × HS, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है डेट इज ऑर्डर। ठीक है, और टाइप क्या होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर्स कितने जब हम लिखते हैं ना, और कोई भी OLTF लिखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो उसमें क्या होता है ना कि कितने पोल्स ना जो लाई कर रहे हैं एज अ, कितने पोल्स ना लाई कर रहे हैं एज अ ओरिजिन पे, वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं कुछ फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन की। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ना 3 तरह का केस होता है। पहला केस होता है कि सेपरेट पोल्स, जो हम सेपरेट पोल्स के क्या ही लेक्चर में अपलोड कर रखे हैं। देखो वन, जैसे कि ये 1/k/s s+p इस तरीके का अगर देखो इस तरीके का अगर होता है ना, तो हम सिंपल पुट कर लेते हैं कि इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। तो इसका वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 0 2। तो ये तुम्हारे पास 2 2 × 1 2, इसका 2 दैट इज़ 1, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा यहाँ पे जब बी का वैल्यू निकालोगे तो ये डाटा को मल्टीपल करते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -1 होगा, -1 × 2 -1 × ये वैल्यू पुट करोगे देखो जैसे ये, तो इस बी का वैल्यू, तो ये इसकी इक्वल टू सिर्फ क्या डाटा बच जाता है ये और ये बच जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो हम बता रखें, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, देख लेना। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन मल्टीपल पोल्स के लिए करते हैं कि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि 1/s + s+p और ये s+p² होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे देखो इसको जैसे ब्रेक करते हैं, ये हमारे पास हो गया। तो a/b/s+1 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक क्या हो जाता है, एक तो s² में आ जाता है, एक इसमें आ जाता है, सिंपल स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, 4 होता है। अब इसका जब वैल्यू निकालोगे ABCD का, तो a का वैल्यू जो निकालोगे तो ईजी है, इसका सिंपल पुट करोगे और इसका वैल्यू मल्टीपल कर लोगे ये s², तो यहाँ पुट करोगे तो 0 0, ये 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 × 4 दैट इज़ 0, 1 × 4 मतलब 2/4 दैट इज़ 0.5, 1/2 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको यूज़ करोगे, यहाँ भी यूज़ करोगे BG s+1 जब यूज़ करोगे तो ये s+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, s+2 सिंपल। तो यहाँ पे 2 माइनस यूज़ होगा, s = -1, क्योंकि इसका s = -1 यूज़ करते हैं लोग। तो ये तुम्हारे पास यूज़ करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब C का ऑप्टेन अगर बात करते हो कि देखो ये जो लेक्चर पूरा बेस्ट है ना, वो जो बच्चा एक तरह का रिवीजन कर रहा है उसके लिए बेस्ट है कि थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है, कि अगर किसी तरीके से फिर भी क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा उसको स्टॉप करके बता दिया जाएगा कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि डिफरेंशिएशन होता है, तो एक टर्म्स के लिए ना क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किसके लिए करते हैं, वह एस के लिए करते हैं। जो सिंपल जो s+ ये ना हमारे पास जो डी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, तो डी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा ना, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, s² टर्म जो फाइंड आउट करेंगे, एस वाला टर्म फाइंड आउट करेंगे, डी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, s+1 s+2 वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन को s+2 से मल्टीपल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास मल्टीपल हो जाएगा। देखो ये मल्टीपल करके हट जाएगा तो तुम्हारे पास ये बच जाएगा 2s+1, ये बच जाएगा लास्ट में 2s+1 और इसका वैल्यू यहाँ पे -2 यूज़ करेंगे, यहाँ भी -2 यूज़ करेंगे और सी वाले वैल्यू में -2 यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट करके यूज़ करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो इसको ds/, तो सबसे क्या होता है u/v का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये s² + s है। ठीक है, 2s² + s है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, नीचे वाला तक सबका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल अगर हम लिख लेते हैं इसे भी, तो s² + s का होल स्क्वायर हो जाता। अब ऊपर में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, s² का डिफरेंशिएशन, पहले तो अगर u का डिफरेंशिएशन करोगे तो u का डिफरेंशिएशन + v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, u और v का डिफरेंशिएशन, तो तुम्हारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, तो ये -2 पुट करके, तो क्या है ना कि इसमें ध्यान रखने वाली बात थी कि जो d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो ये ऑर्डर s+1 और जो
जो होता है ना, ये बोलते हैं कि जो मल्टीपल पोल्स होते हैं, तो मल्टीपल पोल होते हैं तो उसमें जो एक स्क्वायर में लेते हैं और एक S+2 में लेते हैं। जो भी मल्टीपल पोल होता है उसका एक स्क्वायर होता है, एक विदाउट स्क्वायर होता है। स्क्वायर वाले को सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल उसको कट करके हटा लेते हैं, और ये वाले वैल्यू को, इसका वैल्यू दोनों में -2 ही पुट करते हैं। लेकिन डी के वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। तीसरा केस होता है कि कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल होता है। अगर कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल होता है ना, तो हम इस तरीके का यूज करते हैं कि ए प्लस, ये तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन बी वाले में ना BS+C+S² + BS+C होता है, ये निकलता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले ना ये टर्मोलॉजी को ब्रेक किए, इसको BS+C+S² + सिंपल नीचे डाल देते हैं। अब ना ए का वैल्यू निकालोगे तो ए का वैल्यू तो सिंपल निकलेगा, वही वाला यूज कर लेंगे 1, ये पूरा टर्म्स को यूज़ करेंगे। इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 यूज करेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर -2 और +1, इसको यूज़ करेंगे 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज़ यूज होगा। अब निकालना है बी और सी निकालने के लिए ना क्या करना है, ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि टू सॉल्व द बी एंड सी, द क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो देन द इक्वेट लाइक अ पावर ऑफ एस। तो इसको ना क्या करोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला तो सबके सब कैंसिल होगा। तो इधर देखो, इधर क्या होता है, ये 1 होता है नीचे में, ऊपर में इधर 1 हो जाएगा। इधर S², ये वाला टर्म इधर मल्टीपल करो, S² + S+1। अब बी इधर मल्टीपल करोगे तो BS+C+S+2। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तुम्हारे पास, इसको सेपरेट आउट करके बनाओ या कुछ भी करके, तो ये तुम्हारे पास इसके बाद ना 1/3 समथिंग, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, जो ए का वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, सब ए का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए का वैल्यू जो था वो 1/3 आया था, वहाँ से ए का वैल्यू पुट कर लोगे, तो वो ए का वैल्यू यहाँ से पुट करके तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू पुट कर लोगे तो ये ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या बी और सी निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, हम कॉफिशिएंट ऑफ S² टर्म्स को ना, पहले कॉफिशिएंट ऑफ S² टर्म्स को क्या करेंगे, सेपरेट करना है। कॉफिशिएंट ऑफ S² टर्म्स क्या है, इसमें 1/3 और प्लस बी 2 है, इसको इक्वेट कर लो किससे, 0 से, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में क्या है, कोई भी S² टर्म्स नहीं है, तो इसका वैल्यू, बी का वैल्यू क्या आ गया, -1/3, ठीक है। अब सी के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एस लेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एस लेंगे तो 1/3, ये कांस्टेंट वाला हटा देंगे, नहीं लेंगे, 2b कॉफिशिएंट ऑफ एस, और ये सी, दो बी हमारे पास है ऑलरेडी, तो बी का वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3 + 2 × 1/3, मतलब 2 × 1/3, तो ये तुम्हारे पास जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा। और सी का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है, तो सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो 1/3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 ही केस होता है, इसी 3 तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन पूछता है, ठीक है। अब ना हम लोग रिस्पांस देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। तो ये हमारे पास क्या आता है ना कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है 1/τs होता है, या 1/ts लिखो, कुछ भी 1/τs ts, कुछ भी, अलग अलग बुक 1/τs लिखता है, 1/ts लिखता है। 1/ts ये हमारे पास टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो हो जाएगा, जिसको ये नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, तो 1/1 ts हो जाएगा। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, यूनिट स्टेप के लिए सबसे पहले इनपुट अगर RT देते हैं 1/s, तो हमारे पास टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, RT 1/ts × s, इसको मल्टीपल कर लोगे तो ये तुम्हारे पास 1/s क्या हो जाएगा, इसको ना 1/s ये हो गएगा तुम्हारे पास क्या, सिंपल 1/s, 1 तो मल्टीपल करोगे तो 1/s × 1 + ts। अब सेम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले तो 2 निकलेगा ना, ए और बी। तो ए का वैल्यू निकालोगे तो ए 1/s, ए यहाँ से सॉल्व करोगे, ए और बी का निकालोगे तो ये ऐसे निकालोगे a/s, या इसको सेपरेट थोड़ा कर लोगे तो ये ऐसे सेपरेट हो सकता है, 1/t, ऊपर में डिविजिबिलिटी लगा लो 1/t, या ऐसे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे थे ना 2s, तो इस तरीके से 1/2 s+2, तो इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे तो जल्दी सेपरेट कर लेना। देखो तो ये s 1/t ऊपर में कर लिए, टी से यहाँ से s खींच लोगे ना, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से s है, और यहाँ से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s दोनों में t से डिवाइड कर लिया, तो ऊपर में भी t से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सारे इक्वेशन में s² हो जाएगा। अगर डिवाइड लगा लोगे तो ये इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। दिक्कत नहीं है यहाँ पे सेपरेट आउट करने के लिए, a/s + b/s + τ,
तो ये वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू निकालोगे सेम एज इट इज़ जिस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते उससे। तो ए का वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू बी का वैल्यू -1/t होता है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ए और बी निकाल दोगे तो फिर इसके बाद ना ए और बी निकालोगे तो आउटपुट निकल जाएगा, लाप्लास इन्वर्स निकल जाएगा। 1/, इसका लाप्लास क्या होता है 1 होता है, 1/(1/s tau). तो ये 1/s ये होता है लाप्लास ऑफ e⁻t का 1/s + a होता है। तो 1/s ये e⁻t/τ हो जाएगा, ठीक है, t/τ हो जाएगा e⁻at। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/t है, तो t स्मॉल t नीचे में बड़ा वाला t, तो 1 e⁻t/τ। ये हमारे पास क्या हो जाता है। तो अगर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए तो यूनिट रिस्पॉन्स के लिए है, क्लोजर ट्रांसफर फंक्शन यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए देखा हो तो 1/1 - e/t। ए का वैल्यू कुछ भी स्टेप रिस्पॉन्स के लिए 1 ही होगा ना, वो ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। इसका ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ आता है कि 0.63 के लिए टाइम, 2t के लिए 0.65, 3t के लिए, 4t के लिए हम 1 के लिए कंसिडर करते हैं। ये हम सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के लिए ही देखें। हाँ, इस सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में ना हम लोग सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के लिए ही देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स में देखेंगे, नहीं पैराबोलिक और हम रैंप रिस्पॉन्स के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर को हम देखते हैं। सेकंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर में ट्रांसफर, तो सेकंड ऑर्डर को देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है। तो देखो सबसे पहले क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, वो ये होता है। अगर हम सिर्फ अगर हम सिस्टम देखते हैं तो ω_n² + s² + 2g × होता है, ठीक है। और इसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए अगर हम देखते हैं क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन, तो ω_n² + s² + 2g × ω_n + ω_n²। ये ना याद कर लेना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। यहाँ से जीटा ω_n निकालने के लिए यूज किया जाता है, और सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, ये सब भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, एक्चुअल डैम्पिंग बाय द क्रिटिकल डैम्पिंग होता है, ठीक है। और केस जो होता है यहाँ 4 केस हम देखेंगे। अंडर डैम्प्ड में जीटा, अनडैम्प्ड में ना जो कि डैम्पिंग नहीं हुई, मतलब क्या ऑसिलेशन जो हुआ सो पूरा का, अगर कोई ऑसिलेशन हो रहा है, कोई वेव फॉर्म आ रहा है तो कंप्लीट वेव फॉर्म आ रहा है, कहीं से कोई उसमें क्या हो रहा है कि जीटा का वैल्यू, मतलब कोई जीटा का वैल्यू नहीं, डैम्पिंग नहीं हो रही है, मतलब जो वेव फॉर्म आ रहा है, अगर देख लो एक मिनट, ये वेव फॉर्म जो है ना, ये वेव फॉर्म क्या है, कंप्लीट वेव फॉर्म इसी तरीके से आ जाएगा। जो इनपुट का वेव फॉर्म होगा किसी तरह का डैम्प आउट नहीं होगा। अगर हम देखते हैं एक बार अगर इसमें हो तो, ठीक है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो जाता है जीटा का वैल्यू अगर नहीं है तो क्या होगा कि अनडैम्प्ड है, कोई डैम्पिंग नहीं आ रही है। क्रिटिकल डैम्प्स का मतलब अगर कोई वेव फॉर्म में हम एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब कि उसमें, और क्रिटिकल डैम्प जब जीटा का वैल्यू 1 होता है। ओवर डैम्पिंग क्या होता है कि ज़्यादा डैम्प हो गया है, मतलब उसका ना डैम्पिंग ज़्यादा हो गया, मतलब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब, क्योंकि ज़्यादा डैम्पिंग हो गया। और अंडर डैम्प्ड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं 0-1 के बीच में होगा। इट इज़ याद करने के लिए भी बेस्ट है ये। यहाँ से अगर रूट्स निकालोगे तुम, अगर इस पॉलिनोमियल से, तो इसका जो रूट्स निकालोगे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि b ± √b² - 4ac वाला उसी फार्मूला से यूज किया, तो जीटा × ω_n ± ω_n² √1 - जीटा² + 1, ये दोनों रूट्स आ गया एक रूट्स। तो अब जीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे इसमें, अगर जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो रूट्स क्या हो जाएगा, जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो जीटा का वैल्यू 0 पुट करो, जीटा² = 0, 0 -1, इधर सॉल्व करोगे तो -1 हो जाएगा, तो ω_n, और ये -0 -1 ओमेगा का 1 का 1 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो, और ये जीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो +-j⍵n आ जाएगा। ये तुम्हारे पास ना रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी। क्या होता है इसमें जब ऐसे पुट करोगे ना तो रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी आएगा, और सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा +-j⍵n। तो ये जो सिस्टम आएगा वो अनडैम्प्ड आएगा। मतलब क्या होगा अनडैम्प्ड, जब जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसमें सिस्टम इज अनडैम्प्ड, सिंपल। तो पहले कंडीशन डाल दी कि जीटा = 0, सिस्टम इज अनडैम्प्ड, तो प्योरली इमेजिनरी रूट जो आएगा, जो प्योरली इमेजिनरी आएगा, दोनों का दोनों j⍵n आ जाएगा। जीटा का वैल्यू जब 1 पुट करोगे इसमें, इस इक्वेशन में जीटा × ω_n + इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारे पास रियल इक्वल आ जाएगा, और क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। जीटा = क्रिटिकली डैम्प, ये तुम्हारे पास ओवर डैम्प हो गया। इसको यूज़ करोगे तो जीटा × ω_n, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे ω_n और जीटा का वैल्यू क्या करोगे ग्रेटर देन 1, तो सिंपल है कि ये सिंपल हम लिख रहे हैं कि जीटा × ω_n + जीटा, तो ये सिंपल है। और इसमें भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो जीटा का वैल्यू कहीं ना कहीं या तो इक्वल टू या लेस देन, तो हम कह रहे हैं कि 0 से ग्रेटर और लेस देन, तो कहीं ना कहीं जो रूट्स आता है वो कम्प्लेक्स आता है। यहाँ पे रूट्स जो आएगा वो रियल आएगा,
और एक अनइक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे रूट्स, यहाँ पे जो रूट्स आ रहा था वो रियल और इक्वल आ रहा था इन द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्प्स। इन द केस ऑफ ओवर डैम्प रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आता है लास्ट वाले में। जो हमारे पास जो अगर सिस्टम क्या है कि मेरा अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है मतलब कि 0-1 के बीच में है, तो हमारा जो सिस्टम में आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फिर ओमेगा डी का वैल्यू क्या होता है, ये यहाँ पे सॉल्व करके ओमेगा डी का वैल्यू निकालता है ओमेगा एन रूट अंडर 1/ζ²। ओमेगा डी को ही डैम्प फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑसिलेशन सिस्टम का, जो कि यूनिट रेडियन पर सेकेंड में होता है, ठीक है। हम रिस्पॉन्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की यूनिट स्टेप के लिए, तो 1/s यूनिट स्टेप इज 1/s, ठीक है। यूनिट स्टेप सिंगल आर टी इज इक्वल टू 1, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए आर एस इज इक्वल टू एन फ्रीक्वेंसी डोमेन 1/s, ठीक है। अब हमारे पास ये ना, तुम्हारे पास क्या है सी एस इंटू आर एस डेट इज कॉल, ये तुम्हारे पास पूरा इक्वेशन हो जाएगा ना। अगर रिस्पॉन्स ऑफ एस डोमेन सी एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो बाय द पार्शियल फ्रैक्शन अगर सिर्फ देखो, ये ना रिस्पॉन्स अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए दे रखा है। अनडैम्प्ड मतलब कि अनडैम्प्ड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी हम देख के आ रहे हैं अनडैम्प्ड हो जाना, मतलब अनडैम्प्ड मतलब जीटा का वैल्यू 0। अगर हम जीटा का 0 वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ही इस ट्रांसफर फंक्शन में तुम जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये ना जेड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, जीटा अनडैम्प्ड सिस्टम मतलब जीटा का वैल्यू 0। जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर बस इतना ही बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास बच गया सी एस बाई आर एस इतना बच जाएगा। फिर यूनिट स्टेप के लिए 1/s करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये 1/s क्या हुआ, आर एस के साथ मल्टीपल किया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजी टू ब्रेक आउट कर लेंगे। मेरे पास क्या है कि एस प्लस ओमेगा एन, ये हो जाएगा a/s बी प्लस एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, सी एस इंटू एस, सबसे पहला ए का तो वैल्यू सिंपल होगा, इसका वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये तुम्हारे पास ओमेगा एन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 1+1 ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू बना जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो निकल गया। बी का वैल्यू जब निकालोगे तो तुम्हारे पास हम जो निकाल रहे हैं ना रिस्पॉन्स जो एनालाइज कर रहे हैं इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, उसमें अलग अलग हम अलग अलग सिस्टम के लिए देख रहे हैं। अनडैम्प्ड के लिए देख रहे हैं तो पहले अनडैम्प्ड में तो ये निकल गया। दूसरा अगर निकालोगे बी का वैल्यू निकालोगे तो सी इंटू एस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एस का वैल्यू जो यूज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, एस ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो जे इंटू ओमेगा एन हो जाएगा। ऐसी जो वैल्यू होगा ना इसका वैल्यू वो जे इंटू ओमेगा एन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में ठीक है, इसके बाद ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे इंटू ओमेगा एन हो जाएगा। इसको हम लोग जे ओमेगा एन लेते हैं, ये एस इजिकल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, तो एस इजिकल टू जे ओमेगा एन, ठीक है। ये हो गया, तो ये वैल्यू पुट किया तो माइनस जे ओमेगा, मतलब बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस, सिर्फ माइनस एस आ गया। तो अब इसको सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन 1 बाई इसका लाप्लास क्या होता है 1 होता है आई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये जो कभी होता है तो ओमेगा एन टी कॉस का होता है, का होता है कि एस लाप्लास इन्वर्स होता है कॉस का, वो एस बाई एस प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर कोई कॉस 5t है तो एस प्लस एस 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 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से हम कॉस ओमेगा डी का लाप्लास इन्वर्स होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू तो ये हमारे पास जब भी हम निकालते हैं तो 1 प्लस कॉस ओमेगा एन टी आ जाता है। तो देखो इसमें इसका रिस्पॉन्स क्या हो गया 1 प्लस कॉस ओमेगा एन टी। तो मेरे पास क्या हो रहा है रिस्पॉन्स में ना अनडैम्प्ड हो रहा है, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम में यूनिट स्टेप में किसी तरीके का कोई जीटा का वैल्यू 0 है, दैट्स वाई कि अनडैम्प्ड हो रहा है, जैसा आ रहा है इनपुट वैसा ही जा रहा है। इन दिस अनडैम्प्ड सिस्टम द यूनिट स्टेप इनपुट इज स्केच। तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, रिस्पॉन्स इज कम्प्लीटली ऑसिलेटरी, इस टाइप का कम्प्लीटली ऑसिलेटरी होता है। सेम अमाउंट में डैम क्या होता है एवरी पार्शियल सिस्टम है सम अमाउंट ऑफ द डैम्पिंग, हिंस अनडैम्प सिस्टम हैज़ नो एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिस। कोई अनडैम्प सिस्टम में जो डैम्पिंग जीटा ही नहीं तो फिर कहाँ से ऑसिलेशन में किसी तरह का कोई रिड्यूस नहीं आएगा, तो डैम्पिंग नहीं आएगी। तो ये होता है यूनिट स्टेप 1 प्लस कॉस ओमेगा एन टी, ये स्टेप रिस्पॉन्स के लिए 1 प्लस कॉस ओमेगा एन टी, ठीक। अब हम रिस्पॉन्स देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, वो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या करोगे, जीटा का वैल्यू क्या है 0 या
1 के बीच में लाइज करना है, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ रूट्स हमारे पास क्या है, यहाँ से हम लोग पिछले में देख रहे हैं रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ना जीटा का वैल्यू इज ग्रेटर देन, जीटा वैल्यू इज लेस देन 1, तो जीटा स्क्वायर इज नो, जीटा स्क्वायर एल्सो लेस देन 1, मतलब जीटा स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, कम से कम अगर जीटा का वैल्यू लेस देन 1 है तो जीटा स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन, जीटा का वैल्यू और स्क्वायर कर दोगे तो और कम हो जाएगा, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर फॉर द जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन 1 माइनस रूट अंडर जीटा स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि हमको 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हमारे पास लास्ट में क्या सोल्यूशन आ जाता है कि -1 इंटू जीटा ओमेगा प्लस जी ओमेगा एन, ये जो माइनस लिए है ना तो जे इधर रिप्लेस किए हैं, तो जे ओमेगा एन प्लस रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो जीटा इंटू ओमेगा एन, तो ओमेगा डी का वैल्यू क्या होता है, ये हम बोलते हैं कि जो डैम्प्ड ये जो ओमेगा डी है वो ओमेगा एन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो लास्ट में जो हमारे पास जो इक्वेशन होगा एस इक्वल टू जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस जे इंटू ओमेगा डी, तो ये मेरे पास डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए, तो एस इक्वल टू जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस जे इंटू ओमेगा डी हो जाता है, ठीक है। तो टाइम अगर हमारे पास ये है हमारे पास रिस्पॉन्स, तो अगर हम आर टी इक्वल टू 1 इसको यूज करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस सी, यहाँ पर कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करता है, उस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज करोगे तो एक आता वैल्यू तुम्हारे पास ओमेगा एन आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे पुट करोगे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो एस इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बी और सी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं वहाँ से उसी तरीके से बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये यूज करेंगे ओमेगा एन स्क्वायर इधर, तो हमारे पास क्या है, मेरे पास जो बच जाएगा ये सी एस इज इक्वल टू सॉल्व द बी और सी टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये ए के साथ मल्टीपल करोगे इसको, ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ये अब बी के साथ इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। और ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू क्या आया था मेरे पास, ए का वैल्यू 1 आ चुका था, तो हम सिंपल यहाँ पे इक्वेशन जो लिख दिए एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ये और ये तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, लास्ट ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा लास्ट में, वो लास्ट में क्या बच जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगा ये इक्वेशन बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा एन, अब हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इसमें क्या है, इसमें है ही नहीं, तो 0, इसमें क्या है 1 है, और इसमें सिर्फ बी एस प्लस कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर बी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है ना बी एस स्क्वायर, तो बी आ जाएगा 1 प्लस बी, तो बी का वैल्यू आ जाएगा इधर चल जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या, सी का कोफिशिएंट ऑफ एस, हमेशा हम ध्यान देंगे कि बी स्क्वायर वाले में पहले हम बी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो हम बी के साथ एस वाला मल्टीपल लिए हैं इसलिए हम यहाँ पहले एस स्क्वायर वाले में जाते हैं, और सी के साथ कुछ भी नहीं है तो इस वाले में जाते हैं, ठीक है। तो 0, क्योंकि इधर भी 0, इधर भी कोई लेफ्ट साइड में कोई एस वाले टर्म नहीं है, तो 0 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन एस, ये एक हमारे पास एस वाला है और प्लस सी एस, तो ये सी, इसे सॉल्व करोगे तो सी का वैल्यू 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन आ गया। अब मेरे पास तीनों इक्वेशन आ गया। अब ना हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे ए और बी और प्लस सी, अब हम इसका यूज़ कर लेंगे, सबका वैल्यू डाल दिए, देखो ए का वैल्यू डाल दिया मैंने 1/s, बी का वैल्यू मैंने क्या डाला, बी का वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो सी ऑफ 1, और सी का हम पहले ना ए प्लस बी प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया -2, तो यहाँ पे हम ना पूरा का डालें, पूरा बी प्लस सी, ये बी एस प्लस सी का पूरा इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एस प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है। बी का वैल्यू क्या था, वो -1 था ना, तो -1 इंटू एस, बी का वैल्यू -1 इंटू एस था ना, तो -1 इंटू एस, और ये माइनस जीटा, तो 1 प्लस एस प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू ना हम यहाँ पुट किए, और नीचे वाला इक्वेशन एज इट इज है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस स्क्वायर। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या किए हैं कि ओमेगा एन एस स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ना हम क्या किए हैं, सिंपल देखो यहाँ पे क्या किए हैं, 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस स्क्वायर, ठीक है।
जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, मतलब क्या है कि हम ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करके 0 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल हम सिर्फ इस वैल्यू को इसलिए रखते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ टर्मोलॉजी बनने में ईजी हो। देखो से पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने में ईजी हो जाए तो 1/s और ये s प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन अब डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हम इधर ले लिए, एक को इधर ले लिया, एक को इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ये वाला ले लिया। तो ये मेरे पास क्या होता है ना कि जो हम निकालते हैं तो देखो इससे तो और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/s एस प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस एस प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन एस स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 इंटू जीटा एस जीटा इंटू ओमेगा एन एस स्क्वायर। हम क्या किए ना, देखो यहाँ पे क्या करोगे, जीटा इंटू ओमेगा एन और रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सिंपल इसको ना ये नीचे वाले जितने टर्म्स को ना क्या किया है कि सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये तुम्हारे पास ना जीटा इसको लिख सकते हो ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, एस स्क्वायर प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन का होल स्क्वायर और ये 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा, तो ए प्लस बी का एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अगर हम सिंपल अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी ना ले तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लेते तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/s अभी भी इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एस प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन हम बता ही दिए। और ओमेगा डी हमारा ये होता है ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ओमेगा एन स्क्वायर और ओमेगा एन स्क्वायर और तो ये हमारे पास ओमेगा डी का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस जीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पास हमारा ओमेगा डी स्क्वायर, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाता है। आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई और करोगे तो और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1/s एस प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ये और जीटा इंटू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। और ये इधर निकाल लोगे क्या, एक और 2 जीटा था तो एक जीटा को इधर ले लेते हैं जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस इसको ये। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे ओमेगा डी से, अगर डिवाइड कर लोगे इक्वेशन को इन थर्ड टर्म्स को इक्वेशन इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द ओमेगा डी तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस जीटा इंटू ओमेगा एन। ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया खाली थर्ड इक्वेशन को तो ओमेगा डी इंटू ओमेगा डी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अब लाप्लास इन्वर्स निकालोगे तो 1/s का लाप्लास इन्वर्स, क्योंकि इस तरीके का इक्वेशन बन जाए इसलिए लाप्लास इन्वर्स 1/s का हमारे पास 1 हो जाएगा। और लाप्लास इन्वर्स ई दी पावर माइनस एटी और साइन ओमेगा टी का होता हुआ ओमेगा प्लस एस इसका प्लस ए का होल इसका प्लस ओमेगा इसका यहाँ से ही निकल गया। तो ई दी पावर वही 80 ए यहाँ पे क्या है, ये जीटा इंटू ओमेगा तो माइनस जीटा इंटू ओमेगा इंटू टी और कॉस ओमेगा डी टी सेम इस फॉर्मूला को यूज कर दिए और फिर माइनस जीटा इंटू ओमेगा डी निकालिए। और ये लाप्लास इन्वर्स हम ये वाला पूरा यूज किए ओमेगा डी प्लस एस प्लस ये वाला यूज किए और प्लस ओमेगा डी वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा ये इक्वेशन निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल एक एक्सप्रेशन निकल गया। अब ना यही सब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया गया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि यूनिट रिस्पॉन्स के लिए अगर हम देखते हैं तो मेरे पास वो ये निकल के आता है क्या है 1 जीटा ई दी पावर जीटा इंटू ओमेगा एन टी प्लस रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और साइन ओमेगा डी टी प्लस ये हमारे पास अंडर डैम सिस्टम के लिए आता है ऑर्डर के लिए। उसके tan थीटा का वैल्यू हम यूज़ करते हैं tan इनवर्स, वही वाला सबको सिंपलीफाई किया थोड़ा बहुत tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा। मैंने सब बता दिया, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए, क्रिटिकल डैम सिस्टम के लिए अगर देखोगे तो सी एस इजिकल टू जीटा इजिकल टू 1, तो जीटा का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन ये हो जाएगा। और ये इक्वेशन दिख रहा है तुम्हारे पास ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा का एन स्क्वायर। सबसे डिफिकल्ट यही था, अब ना जितना भी बचा है वो ईजी है। अब ए बाई एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस प्लस ओमेगा एन सिंपल है वही वाला कि सेकेंड जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो होता है कि एक तुम्हारे पास क्या है ना, जो पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड जो रूल होता है ना कि ये वाला देखो ये वाला मल्टीपल्स पोल्स वाले कहाँ गए, ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द हैज अ मल्टीपल पोल्स। तो ट्रांसफर फंक्शन हैज अ मल्टीपल पोल्स का एग्जांपल था 1 मिनट क्रिटिकली डैम्प ना, ये ग्राफ था तुम्हारे पास, ये क्रिटिकली डैम्प हम लोग देख ही रही है। तो यहाँ पे हम आ गए, अब यहाँ से हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा ए का वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास सिंपल इसका वैल्यू 0 कर लेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर निकाल के 1 निकालते हैं। सिंपल पी का वैल्यू हमारे पास आसानी से निकलता है, सी का वैल्यू के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एस प्लस ओमेगा क्या है लास्ट एस ओमेगा एन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर यू वाई वी का डिफ्रेंशिएशन होगा। यू वाई वी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू ओमेगा, ये डिफ्रेंशिएशन किसका होगा ओमेगा एन स्क्वायर
सॉल्व होने के बाद ये सिर्फ बच जाएगा ना, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो एस स्क्वायर नीचे में, ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट के लिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा, तो -1 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा, तो वह यू माइनस वी वाला में डिफ्रेंसिएशन सेकंड डिफ्रेंसिएशन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आ जाएगा ना सिंपल। तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 का सी का वैल्यू -1 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 बाई इसका 1, और इसका ओमेगा एन ये वाला का, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे, ये जो इक्वेशन होता है कि कभी भी ना हम जो लाप्लास निकालते हैं टी ई दी पावर माइनस ए टी का लाप्लास होता है 1 बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर, वही यूज़ किया है, ओमेगा एन प्लस टी ई दी पावर ओमेगा एन टी हो गया, और ये तो ये तुम्हारे पास लास्ट इक्वेशन ये निकल गया, ये तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर लूप निकलता है 1 ई दी पावर ओमेगा एन टी प्लस ये, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स यूनिट स्टेप, तो ये तुम्हारे पास हो गया क्रिटिकल डैम का ग्राफ जो होता है ये होता है 1, ऐसे होता है 1 पे स्विच करता है, जीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। अब हमारे पास लास्ट बचता है जीटा का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमारे पास जब रूट्स निकाल रहे थे जीटा इंटू ओमेगा ये हमारे पास रूट था, दूसरा रूट ये रूट था, और ये जो रूट था इसको हमारे पास ना इसका वैल्यू माइनस क्या करते हैं, जो लेट द एस इजिकल टू -1 टू -2 इजिकल टू -b, तो ये तो हमारे पास एक तो रूट ये हो जाएगा, एक रूट ये हो जाएगा, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, सिंपल है, दोनों दो रूट्स ले लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, हम ट्रांसफर फंक्शन को अब इस दोनों को रूट्स को ना हम क्या करते हैं ना कि जैसे मेरे पास क्या है ना, दोनों रूट्स को हम ओमेगा एस प्लस 1 ये वैल्यू दो रूट्स था S+1 S+2, इस तरीके से हम क्या कर लिए, इसको सेपरेट आउट कर लिए, दोनों का वैल्यू का पुट कर लिए, एस इजिकल टू ये एस इजिकल टू 1 और एस इजिकल टू 2 ऐसे करके, ठीक है, दोनों रूट्स को। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो गया, दोनों रूट्स आ गया, S+1 S प्लस ये यही दोनों रूट्स था, और हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आर एस इजिकल टू 1/s, तो ये कहाँ से आ गया 1/s से, तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस प्लस ये रूट्स का इसका वैल्यू क्या है ये है, और S2 का वैल्यू ये है, क्योंकि हम इस रूट्स को ना सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाए मेरा, तो आप लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन पुट करके हम देख लेंगे, सिंपल है मेरे पास। अब तो सिंपल जो सिंपल विद ये वाला इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो पहला रूल था पार्शियल फ्रैक्शन का, कि रूल नंबर 1 जो था ना पार्शियल फ्रैक्शन का, सेपरेट पोल्स वाला, विदाउट ये हैज़ ए डिस्टिंक्ट पोल्स, ठीक, या ट्रांसफर फंक्शन हैज़ ए डिस्टिंक्ट पोल्स, सेम इसी तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए और फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा ये जो लास्ट में इक्वेशन निकल के आ जाएगा, वो इक्वेशन ये निकलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स 1/जीटा ओमेगा एन स्क्वायर रूट अंडर 1/जीटा इसका ये, ठीक है। ज़्यादा इस पर फोकस करने की बात नहीं है। तो हमारे पास जो भी आ रहा है ना, तो हम अगर जीटा का वैल्यू देख रहे हैं, तो जीटा का वैल्यू अगर सबसे जीटा का वैल्यू 1.5 के लिए, जीटा का वैल्यू 2 के लिए, जीटा का वैल्यू, तो रिस्पॉन्स ऑफ ओवर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज स्केच इन दिस, ठीक है। ये ओवर डैम सिस्टम का ये स्केचिंग है, और टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में हम लोग राइज टाइम, पीक टाइम और सेटलिंग टाइम में मैक्सिमम पीक ओवरशूट 4-5 जो है ना वो चीज़, जैसे डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट और द सेटलिंग टाइम्स के लिए निकालते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में यूनिट स्टेप इनपुट के लिए देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ में देखो, तो एक तरह का क्या हुआ कि इंक्रीजमेंट, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डैम्प हो रहा है, तो डैम्प हो रहा है, और कुछ एज इसको क्या था 1 पे एज ए स्विच होना चाहिए था, 2% एलोरेंस था, मतलब कि यहाँ पे कुछ 2% अवेलेबल ईरर था, ईरर जो आया, जो सिस्टम क्या किया कि सिस्टम 2% का ईरर दे दिया। तो डिले टाइम्स क्या होता है कि कितना डिले कर रहा है, तो 0-50% जो फाइनल टाइम जो रीच करता है, 50% बोलते हैं कि जो टाइम रीच कर रहा है फर्स्ट टाइम टेकन में, उसको डिले टाइम बोलते हैं। राइज टाइम बोलते हैं 0 से 10% से 90%, जो राइज होने में टाइम जो लगता है, टाइम टेकन जो होता है 10% से 90% उसको बोलते हैं। और पिक टाइम बोलते हैं, पिक टाइम बोलते हैं जो रिस्पॉन्स में जो फर्स्ट पिक को जो रीच करता है, डैट इज़, देखो ये फर्स्ट पिक को जो रीच किया डैट इज़ पिक टाइम। और राइज टाइम जो 0 से 90% या 0 से 100% बोले, डैट इज़ द पहला जो 0 से राइज टाइम, और ये तुम्हारा हो जाता है सेट डिले टाइम की 50% डिले टाइम। और पीक मैक्सिमम पीक ओवरशूट की कितना ये होता है कि 1 से ना कितना हाई पिक चला गया था, जब स्टार्टिंग में होता है ना, तो कितना द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पिक व्हेन द वैल्यू इज, तो दैट इज़ द, तो तुम्हारे पास पिक ओवरशूट निकालोगे तो सिंपल क्या है, सी ऑफ टाइम ऑफ पी इन्फिनिटी, ये इस तरीके से पिक ओवरशूट निकलेगा। हम इस सेटलिंग टाइम हमारा 2% और 5% के लिए हम देखेंगे, 2% और 5% के लिए सेटलिंग टाइम की एलोवेबल ईरर कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2% या 5% के लिए लेते हैं। तो 4-5 ही डाटा निकालना है। तो जो हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन था, यही इक्वेशन था ऊपर में,
अब हम इस इक्वेशन को यूज करके ना क्या कर सकते हैं कि राइज टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइज टाइम आता है, सिंपल याद कर लेना फॉर्मूला कि राइज टाइम जो होता है वह होता है पाई माइनस थीटा इंटू ओमेगा डी। ठीक है, थीटा को हम लोग tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर लेते हैं, और ओमेगा डी जो होता है वो ओमेगा इन रूट अंडर 1 माइनस। देखो ये जो होता है यहाँ पे हम ना जो थीटा का यूज करते हैं, थीटा और द tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, तो इसमें इसको रेडियन में रखते हैं। कॉस इनवर्स जीटा जब यूज करेंगे, कॉस इनवर्स जीटा, तो ये सब क्या होगा, रेडियन में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जीटा, और ये ना इट इज़ मेजर इन द रेडियंस टाइज टाइम द, ये जो यहाँ पे यूज करोगे तो ये क्या करोगे, tan इनवर्स जो होगा, tan इनवर्स का ये भी रेडियन में निकालोगे तब यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो भी यूज करोगे वो रेडियन में यूज करोगे, कॉस इनवर्स जीटा का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें होता है तो हम देखते हैं। फिर पिक टाइम जो होता है वो पिक टाइम का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला पे फोकस करो। पिक टाइम पाई माइनस पाई बाई ओमेगा डी, सिंपल राइज टाइम पिक टाइम। ठीक है, पिक ओवरशूट पीएचडी नहीं करने बैठे हो, पिक और पिक मैक्सिमम पिक ओवरशूट जो होता है पाई इंटू जीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो होता है ना, ये पाई इंटू जीटा, पाई वही पाई इंटू जीटा या माइनस पाई इंटू जीटा बोलो, जीटा इंटू पाई बोलो, कुछ भी, पाई इंटू जीटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई इंटू 100%। ये एक्सपोनेंशियल का पावर ये होता है तुम्हारे पास, क्या होता है। और सेटलिंग टाइम हमारा 2% टॉलरेंस के लिए निकलते हैं तो 4 बाई जीटा इंटू ओमेगा एन होता है। 2% के लिए, 5% के लिए निकालते हैं तो 3 बाई जीटा इंटू ओमेगा एन होता है। बस इतना चीज़ें याद कर लोगे, ओवरऑल पूरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम खत्म हो जाता है। देखो तुम्हारे पास एक सिस्टम दे रखा था, और इस सिस्टम में ना बोल रहा था क्या कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो ये तुम्हारे पास निकालोगे तो ये तुम्हारे पास सिंपल है। ये तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करके बताया है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना था सिंपल। यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन ट्रांसफर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या ना कि मैंने ये ऑप्टेन द रिस्पॉन्स निकालना था, सीटी निकालना था, रिस्पॉन्स निकालना था, ये निकल गया 1/t। तो सिंपल है, तो EGS डिस्टेंट वाला है 1+GS इंटू एच कर लोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास जो भी आएगा, तो ईजी है। दूसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास ईजी है। यहाँ भी तुम्हारे पास क्या है ना, व्हाट इज़ अ यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ना, पोजीशन कंट्रोल सिस्टम वेलोसिटी फीडबैक दे रखा है। यहाँ भी तुम्हारे पास क्या है, सीटी निकालने के लिए ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ से भी सीटी निकालोगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तुम्हारे पास दे रखा है एक सर्वो मैकेनिज्म का सीटी दे रखा है, तो देखो इसमें सीटी दे रखा है, और यहाँ से हमको लगता है कि अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी या डैम्पिंग रेशियो निकालना। तो देखो यहाँ से सिंपल यूज करोगे 1 0 + 2, और ये हो जाएगा e⁻g60t है, तो मतलब ये 1/s+1 s+60। ठीक है, और ये -12 हो जाएगा e⁻20 s+1। तो ये सॉल्व करोगे, बाकी ओवरऑल सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन आ गया ना, ये लो, ये इक्वेशन आ गया, ये 1/s + 60/s। और जब इसको सॉल्व करोगे तो RS = 1/s, तो ओवरऑल जो सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे पास, तो RS = 1/s CS। तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, CS = इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो आएगा ना वह तुम्हारे पास ये आ जाएगा 600/s इसका +70s। अब इसको जीटा इंटू ओमेगा एन इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 × जीटा इंटू ओमेगा एन = 70s है। जीटा इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या है, 600 है, तो 600 ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 का रेडियन निकालोगे, 2 × जीटा इंटू ओमेगा एन +70s हो गया, तो इससे कैंसिल, जीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो जीटा निकल गया, तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी निकल गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया, डैम्प फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों निकल गया ओमेगा एन। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, ये अपने पास GS दे रखा है, GS का वैल्यू दे रखा है, फीडबैक सिस्टम में फॉर ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको इक्वेट कर लेना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकाल सकते हो। सबसे पहले तो ओमेगा एन निकाल लोगे, ओमेगा एन आ गया तुम्हारे पास, फिर क्या ओमेगा एन निकालोगे तो फिर यहाँ से क्या जीटा भी निकल जाएगा, जीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीटा निकालोगे तो 0.5 दे रखा था क्या इस क्वेश्चन में, जीटा का वैल्यू दे रखा है 0.5 दिया हुआ था। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, K = √2। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू जो आएगा वह ही तुम्हारा 100 आ जाएगा, तो ओमेगा एन का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, तो K का वैल्यू 100 आ जाएगा। यहाँ से तो पाई इंटू जीटा इंटू रूट अंडर 1 बाई जीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे जो यूज करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, पाई इंटू जीटा 0.5, जीटा का वैल्यू 0.5 इंटू पाई। 1 मिनट,
1 मिनट क्या है जीटा का वैल्यू, 1 मिनट, एक्सपोनेंशियल -3.14 इंटू जीटा 0.5, ठीक है। ये जो जी यहाँ जो पाई यूज़ करेंगे ना वो 3.14 ही यूज़ करेंगे। ये एक तरह का रेडियन में ही, ये ना पाई का वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे 0.5 इंटू √1 माइनस जीटा 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तब जो वैल्यू आ रहा है 0.163। तो ये ना जो यहाँ पे जो जीटा का जो भी पाई का वैल्यू पुट किए हैं वो रेडियन में पुट किए 3.14 22/7 जो, और यहाँ पे डिग्री नहीं पुट करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू गेन आ गया, के का वैल्यू भी आ गया, मैक्सिमम पिक, और अब यहाँ पे मैक्सिमम पिक ओवरशूट भी आ गया, राइज टाइम पिक टाइम भी आ गया, पाई इंटू ओमेगा डी। पाई का वैल्यू यहाँ पे जो पुट करोगे वो भी तुम्हारे पास क्या होगा 3.14 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पाई का वैल्यू पुट करोगे 3.14 डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का वैल्यू, ओमेगा डी ओमेगा इन √0. ओमेगा इन का वैल्यू हम क्या देख लगे तो 10 इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.36 सेकेंड। तो ये तुम्हारे पास ना राइज टाइम पिक टाइम, ठीक है। तो ये सब रेडियन में पुट करते हैं, ये चीज़ें का ध्यान रखना। देखते हैं और क्वेश्चन अगर देखते हैं उसमें देखते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन है क्या, हाँ, इस क्वेश्चन में ना बोला क्या है कि ओपन लूप यूनिटरी फीडबैक सिस्टम K/S+T T है पॉजिटिव, और ये रिड्यूस करा सिस्टम का ना 75% to 25%। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि ये सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का हम लोग सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की तरह निकालेंगे। तो ओमेगा इन का वैल्यू निकल गया, जीटा का वैल्यू निकल गया। अब बोला है ना कि जीटा का वैल्यू ना मैक्सिमम पीक ओवरशूट का ना 0.75 से, जब जीटा का वैल्यू 1 है, जब जीटा का वैल्यू 2 है तो ये आ रहा है। तो के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, K1 आ जाएगा, K2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालोगे तो पाई इंटू जीटा इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो ये अगर तुम स्क्वायर करोगे ना तो ln/MP ये ना लॉगरिथम सॉल्व करोगे तब जाके इसको सॉल्व होगा ये, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, देख लेना। ये वेलोसिटी एरर के लिए अगर मेरे पास ये ना ये सॉल्व करोगे केस तो सिंपल इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन निकालने के बाद ओमेगा इन का वैल्यू पुट कर लोगे, ये सब इजी है, इससे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किए विद द BS² प्लस वही कम्प्लेक्स कंजुगेट वाला, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन भी खत्म हो गया, ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेटलिंग टाइम भी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, ठीक है। ईजी है, ये सब ईजी क्वेश्चन है, ये सब ईजी है। ब्लॉक डायग्राम का है, मल्टीपल कर लेना ब्लॉक्स को, सॉल्व करना। देखो यहाँ पे जो राइज टाइम निकाल रहे थे वो हम क्या कर रहे थे ना, जो tan इनवर्स √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये tan इनवर्स रेडियन में पुट करते हैं। यहाँ हम जो पुट कर रहे हैं ये सब ध्यान रखना कि यहाँ पे राइज टाइम में जो पुट कर रहे हैं पाई इनवर्स कॉस, पाई राइज टाइम जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स जीटा। तो कभी कभी क्या है ना कि कॉस इनवर्स जीटा ना जो हम यूज़ करते हैं तो डिग्री में पुट कर देते हैं। ये चीज़ जब कैलकुलेटर में हम देखते हैं तो वो मेरा डिग्री में रहता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं उसको डिग्री से ना कि रेडियन मोड में ले जाए, तब जाके कॉस इनवर्स जीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स जीटा का वैल्यू पुट करते हैं, देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स जीटा, तो पाई 3.14 माइनस कॉस इनवर्स जीटा है ना, जीटा का वैल्यू क्या है, जीटा का वैल्यू 0.316। तो कॉस इनवर्स इन द, पहले इसको रेडियन मोड में ले चलो, माइनस कॉस इनवर्स जीटा का वैल्यू 0.316 डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का वैल्यू क्या है 1 माइनस जीटा इंटू स्क्वायर 0.316 जो 3 है 0.63। तो ये हमारे पास 0.63 आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स जीटा जब भी हम इसको डिग्री मोड में ना डाल के इसको रेडियन मोड में डालते हैं
तो ये फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। राइज टाइम हो गया, पीक ओवरशूट निकल गया, पीक टाइम निकाल लोगे, पीक टाइम भी निकालोगे ओमेगा डी टाइम कांस्टेंट जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है। यहाँ जीटा इंटू ओमेगा एन हो गया, मैक्सिमम पीक ओवरशूट में बता दिए कि यहाँ भी हम 3.14 पुट करते हैं, यानी कि कहीं भी क्या है डिग्री नहीं पुट करना। अगर कहीं भी डिग्री पुट नहीं करोगे तो ओवरऑल राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम सबके सब निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं होगा नहीं तुमको, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि सबके सब में रेडियन पुट करना है। अब क्लॉज लूप सिस्टम है ये तुम्हारे पास ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डी स्क्वायर बाई जो ये ना ये सिंपल सॉल्व होता है उस तरीके से कि हम इसको ना जो हम पहले कितने लेक्चर में बता रखे हैं तो देख लेना, वहाँ से देख लेना, ईजी है ये सब, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वही हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम कंट्रोल सिस्टम बताता है कि कितने ना नंबर्स ऑफ पोल्स ओरिजिन पे लाई करते हैं, वही डिसाइड करता है। नंबर्स ऑफ पोल्स लाइज एट द ओरिजिन दैट डिसाइड द टाइप ऑफ द सिस्टम, दैट इज 0 1 2 3 ये, ठीक है। स्टडी स्टेट एरर तो अब हम यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी स्टेट एरर के बारे में बता देंगे। तो इस तरीके से मेरा क्या है ना कि टाइम रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम एरर देख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। देन हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं, जिसमें रूट लोकस ये सब का काफ़ी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, थैंक यू।